हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक और मज़ेदार सी मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो फिर चलते हैं आज की मूवी की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है सोफिया नाम की एक शार्क रिसर्चर को दिखाते हुए, जो कि अपनी टीम के साथ पैसिफिक ओशन में लिलिथ नाम की एक शार्क को ट्रैक कर रही थी। सोफिया और उसकी टीम कुछ महीने पहले से ही लिलिथ को ट्रैक कर रहे थे और इस वक्त ये इसी सोच में होते हैं कि कब लिलिथ वापस इनके रेडार में आएगी और ये उसका सैंपल लेकर उसके ऊपर रिसर्च कर पाएंगे। खैर तभी इन्हें ऐसे सिग्नल्स मिलने लगते हैं कि वो शार्क इनके एरिया में आ रही है, जिसके बाद टीम के 4 मेंबर, जिसके अंदर सोफिया का हस्बैंड भी था, वो सभी ओशन में डाइव करते हैं और वहीं पर वो लिलिथ को ढूंढने लगते हैं। जिस दौरान उनको स्पर्म व्हेल का एक बेबी दिखाई देता है, जो कि हालांकि बेबी तो था लेकिन हद से ज्यादा बड़ा था, और एक अडल्ट मेल जो होता है ना, उसका वजन 41,000 किलो तक का हो सकता था। अब इसके अंदर डरावनी बात यह होती है कि वो व्हेल मरी हुई थी और उसका लगभग आधा शरीर गायब था। अब इससे पहले कि ये सभी उस व्हेल मर्डरर के बारे में सोचते कि तभी इनके सामने वो मर्डरर सीधे आ जाता है। इनके सामने लिलिथ शार्क आ गई थी। इसको देखते ही सभी डर जाते हैं, क्योंकि पिछली बार जब इन्होंने 2 महीने पहले लिलिथ को एग्जामिन किया था, तब वो खाली 2.5 मीटर की थी और अब वो लगभग 7 मीटर की हो चुकी है। बस 2 महीने में वो लगभग 3 गुना बड़ी हो गई। अब यहाँ पर सबसे बड़ी गलती सोफिया का हस्बैंड करता है, जो कि इस वक्त भी सैंपल के बारे में सोच रहा था, और वो सैंपल के चक्कर में लिलिथ के शरीर से सैंपल का पीस लेने के लिए उसे स्टैब कर देता है। जिसके बाद तो वही होता है जो कि एक्सपेक्टेड था। लिलिथ कुछ ही पलों में वहाँ पर जितने भी रिसर्चर्स होते हैं उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देती है, और सोफिया और उसकी एक साथी बस ये सब दूर से देख रहे थे। अब आगे सोफिया इसी एक्सपेक्टेशन में ओशन में कूदती है कि शायद कोई बचा होगा, लेकिन वहाँ उसे सभी के कटे पटे बॉडी पार्ट्स दिखते हैं, जो कि हर जगह बिखरे हुए थे। और तभी उसके सामने लिलिथ आ जाती है, जो कि किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लग रही थी। अब लिलिथ फिर सोफिया पर भी हमला करके उसे घसीटते हुए ओशन के अंदर ले जाने लगती है, पर किसी तरह से सोफिया वहाँ से बच जाती है। जिसके बाद सीन सीधा 3 साल बाद शिफ्ट होता है। यहाँ पर सोफिया ने अब शार्क पर रिसर्च करनी छोड़ दी थी और वो काइंड ऑफ एक्वेरियम गाइड का काम कर रही थी, जहाँ पर बच्चों को वो फिशेस और उनके बारे में बताया करती। अब इसी दौरान हम मीका नाम की एक मरीन एक्टिविस्ट को देखते हैं, जो कि सेवियर्स ऑफ सी नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन को चला रही थी, जिनका काम ही होता है मरीन लाइफ को बचाना। अब आगे मीका सोफिया से मिलने जाती है, जो कि उसे अपने हेडक्वार्टर पर लेकर आती है, और वहाँ पर वो उसको ये दिखाती है कि लिलिथ, जिसके ऊपर सोफिया कुछ सालों पहले रिसर्च कर रही थी, वो कुछ ही समय में पेरिस के सेन रिवर के अंदर आ रही है, यानी कि इन्हीं के शहर के रिवर में, और अभी वो पेरिस के अंदर एंटर होने ही वाली है। तो वो चाहती है कि सोफिया उन्हें लिलिथ को एग्जामिन करने में हेल्प करे, जिस पर वो कहती है कि कभी कभी शार्क्स क्लाइमेट चेंज होने की वजह से माइग्रेट भी करते हैं, लेकिन पैसिफिक ओशन से पेरिस तक आना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पेरिस के फ्रेश वाटर में लिलिथ या फिर कोई भी शार्क सरवाइव नहीं कर सकता। और उससे भी ज्यादा लिलिथ से जुड़ा हुआ जो सोफिया का ट्रॉमेटिक पास्ट होता है, वो उसे अब तक लिलिथ को ट्रैक और एग्जामिन करने के प्रोसेस में आने से रोक रहा था। जिसके बाद सोफिया ये रीजंस देकर वहाँ से निकल जाती है। खैर तभी हम 2 लड़कों को सेन रिवर के पास देखते हैं, जहाँ पर उन्हें 2 स्मॉल मिसाइल्स जैसी चीजें मिलती हैं। जिसके बाद वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स आकर उन मिसाइल्स को कलेक्ट कर लेते हैं और सभी से कहते हैं कि इस रिवर में अब तक वर्ल्ड वॉर 2 के मिसाइल्स के शेल्स मिलते रहते हैं, और ये डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है। अब आगे रात में हम मीका और उसकी फ्रेंड को सेन रिवर में हुए एक कार एक्सीडेंट को एग्जामिन करते हुए देखते हैं, जहाँ पर असल में वो एग्जामिन करना चाहते थे कि लिलिथ क्या सेन रिवर तक आ चुकी है। जिसके बाद मीका की फ्रेंड रिवर में डाइव करती है और वहाँ पर उसे शार्क के बड़े बड़े दांतों के निशान दिखते हैं। खैर तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं, क्योंकि ऐसे किसी केस को एग्जामिन करना इलीगल था, और मीका को पकड़ लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसकी फ्रेंड वहाँ से बचकर निकल जाती है। खैर इसके बाद हम सोफिया को देखते हैं, जो कि अब तक लिलिथ को ट्रैक कर पा रही थी, और उसे पता चलता है कि लिलिथ सेन रिवर में आ चुकी है। अब अगली सुबह ऑफिसर्स उस आदमी की बॉडी रिवर से निकालते हैं जिसका कार एक्सीडेंट हुआ था, और सभी बॉडी की हालत देखकर हैरान रह गए थे, क्योंकि यहाँ पर भी आधी बॉडी गायब थी, जिसको देखकर ये समझ आ रहा था कि किसी बहुत ही बड़ी जानवर ने इसकी बॉडी को खाया है। अब उस वक्त ऑफिसर्स के साथ सोफिया और मीका भी होती है, और सोफिया क्लियरली ऑफिसर्स को बता देती है कि ये काम शार्क का है, और अगर उन्हें आगे ऐसी मौतें नहीं देखनी है तो उस शार्क को रोकना पड़ेगा। लेकिन ये बात मीका को कुछ इस तरह सुनाई देती है कि अगर हमें आगे ऐसी मौतें नहीं देखनी है तो हमें उस शार्क को मारना होगा। अब उसको ये लगता है कि ऑफिसर्स असल में सोफिया के साथ मिलकर उस शार्क को मार देंगे, इसलिए वो शार्क को बचाने की प्लानिंग में लग जाती है। और जैसे कि मैंने बताया कि वो मरीन सेवियर थी, यानी कि उस लाइफ को बचाती थी। यहाँ पर सोच कर देखो कि एक शार्क लोगों को मार रही है, लेकिन उसे इस शार्क को बचाना है।
और मुझे लगता है कि इसकी मौत तो सबसे पहले होनी चाहिए। खैर अब उसी रात ऑफिसर एरियल अपनी टीम के साथ सोफिया को लेकर सेन रिवर में आता है, जहाँ पर वो डाइव करके लिलिथ चार्क को पकड़ने के बारे में सोच रही थे, जिसमें सोफिया उन्हें लिलिथ को ट्रैक करने में हेल्प करती है। अब सब कुछ सही चल रहा होता है और सभी लिलिथ को देखने ही वाले थे कि तभी मीका अपनी फ्रेंड की हेल्प से सोफिया के ट्रैकर के सिग्नल को जैम कर देती है, जिससे कि वो लिलिथ को ट्रैक नहीं कर पाते। और इससे होता यह है कि डाइव किए हुए ऑफिसर्स की जान पर बहुत बड़ा खतरा आ गया था। हालांकि लिलिथ का उस रात पेट बड़ा होता है और वो दूसरे रूप से चली जाती है, जिससे कि डाइव किए हुए ऑफिसर्स बच जाते हैं। अब ये काफी सीरियस कंडीशन थी, जहां पर पेरिस के नीचे एक मॉन्स्टर शार्क घूम रही थी। इसलिए ऑफिसर्स ये बात मेयर के पास लेकर जाते हैं, जहां पर मेयर उनको कहते हैं कि किसी भी तरह उस शार्क को रोकना पड़ेगा, क्योंकि जल्दी ही सेन रिवर में एक स्विमिंग इवेंट होने वाला है और वो किसी भी तरह उस इवेंट को कैंसिल करना अफोर्ड नहीं कर सकती। अब इसके बाद ऑफिसर्स लिलिथ को रोकने के बारे में सोचने लगते हैं और उसी दौरान मीका को दिखाया जाता है, जो कि एक वीडियो बनाकर उसे सीक्रेटली काफी सारे मरीन एक्टिविस्ट में फैला देती है, जिसमें वो लिलिथ चार्क के बारे में बताते हुए कहती है कि गवर्नमेंट ऐसी शार्क्स को मारना चाहती है और हमें इसके खिलाफ आगे आना पड़ेगा और हमें इनकी जान बचानी होगी, चाहे ये शार्क्स हम लोगों को क्यों न खा जाए। और इसलिए वो कहती है कि आज रात हमें पेरिस के कैटाकॉम्स के अंदर आना पड़ेगा। अब ये कैटाकॉम क्या है इसके बारे में मैं आपको जल्दी बताऊंगा। अब मीका का ये प्लान पूरा सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन उससे पहले ही उसकी फ्रेंड पुलिस ऑफिसर्स के पास चली जाती है और उन्हें इस सीक्रेट प्लान के बारे में बता देती है, जहाँ पर उनको पता चलता है कि शार्क इस वक्त पेरिस कैटाकॉम के अंदर ही है। पेरिस का कैटाकॉम पेरिस के अंदर फैला हुआ अंडरग्राउंड टनल है, जो कि तब बनाया गया था जब पेरिस सिटी बन रही थी और ये पूरे पेरिस में फैला हुआ था। अब आगे उसी रात मीका सभी एक्टिविस्ट को लेकर उसी कैटाकॉम के अंदर लोकेशन पर पहुंच जाती है और तभी ऑफिसर सोफिया के साथ वहां पर आ गए थे, क्योंकि उन्हें भी इस प्लान के बारे में पता चल गया था। जहाँ पर एक्टिविस्ट और ऑफिसर्स के बीच में बहस होने लगती है और मीका तभी वहाँ पर कैटाकॉम के रिवर में कूद जाती है, ये दिखाने के लिए कि शार्क्स इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होते। लेकिन तभी वहाँ पर एक शार्क आ जाती है जो कि लिलिथ नहीं थी, और ये कौन थी इसके बारे में हम जल्दी जानेंगे। खैर इसी दौरान वहाँ पर कई सारे शार्क्स आ गए थे और बस अगले ही पल एक शार्क मीका पर हमला करके ये बता देती है कि वो इंसानों से कितना प्यार करती है। वो कुछ ही पलों में उसे किस ऑफ डेथ देती है, यानी कि मीका के शरीर के टुकड़े हो जाते हैं और सभी देखकर सारे के सारे एक्टिविस्ट यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। उनके पूरे के पूरे जो मरीन लाइफ को बचाने के सपने थे वो पूरी तरह से ब्रस्ट हो चुके थे, पूरी तरह खत्म हो गए थे। उनको एहसास हो गया था कि हर चीज बचाने वाली नहीं होती, कुछ चीजों को रोकना भी पड़ता है और मारना भी पड़ता है। खैर इसी दौरान कई एक्टिविस्ट रिवर में गिर पड़ते हैं और शार्क्स के डिनर का बंदोबस्त हो जाता है। पूरे रिवर के अंदर हर तरफ शार्क्स इंसानों के टुकड़े टुकड़े कर रहे थे और रिवर का आधा हिस्सा लगभग लाल हो गया था। अब इसी तरह से ये केओस संभाल लिया जाता है और बचे हुए लोगों को सेफली वहां से निकाल लिया जाता है, जिस दौरान एक शार्क को भी मार दिया गया था, जिसको आगे सोफिया एग्जामिन करती है। उस शार्क को एग्जामिन करने से सोफिया को पता चलता है कि शार्क एक फीमेल है जो कि लगभग 2 महीने की है और ये प्रेग्नेंट भी है और इसके पेट में ढेरों बेबी शार्क्स हैं, जो कि ये बताता है कि ये शार्क असल में पैथोजेनेसिस प्रोसेस के जरिए बच्चे पैदा कर रही है, जिसके अंदर मेल शार्क की जरूरत नहीं पड़ती और फीमेल शार्क खुद के अंदर ही बेबी शार्क्स को रिप्रोड्यूस कर सकती है, वो भी बहुत ही छोटी उम्र में, जो कि बहुत ही ज्यादा डरावनी बात है, क्योंकि इससे इनकी पॉपुलेशन कुछ ही समय में बहुत ही ज्यादा बढ़ सकती है। वहाँ उसको ये भी पता चलता है कि ये शार्क लिलिथ की ही बेटी है और इन शार्क्स के अंदर ऐसी एबिलिटी आ चुकी है कि ये फ्रेश वाटर के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं। ये एबिलिटी इन्हें अपनी माँ लिलिथ से ही मिली है, जिसने क्लाइमेट के टफ कंडीशंस को झेलते हुए फ्रेश वाटर में रहना सीख लिया। अब इनको ये भी पता चल जाता है कि ये शार्क्स हजारों की संख्या में हो सकते हैं और ये सभी कैटाकॉम्स के अंदर रह रहे हैं, इसलिए ये कैटाकॉम के अंदर ब्लास्ट करने का फैसला करते हैं, जिससे कि सभी शार्क्स वहाँ पर मारे जाएं। अब अगले दिन सेन रिवर में स्विमिंग इवेंट होता है, जिसके अंदर एक साथ ढेरों लोग रिवर के अंदर स्विम करेंगे। अगर ये बात थोड़ी बहुत बाहर आ जाती तो लोग वहाँ पर आते ही नहीं, और ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि स्विमिंग करना इतना जरूरी क्यों था। हालांकि मेयर को इस बात का पता होता है कि रिवर के अंदर शार्क्स के आने का खतरा है, लेकिन वो इवेंट को कैंसिल नहीं करती, इसलिए वो ढेरों ऑफिसर्स और वेल ट्रेन्ड स्पेशल ऑफिसर्स को निगरानी पर लगा देती है, जहाँ पर रिवर के एक पॉइंट पर एक बड़ा सा नेट बांध दिया जाता है, जिससे कि अगर कोई शार्क आए भी तो वो वहीं पर फंस जाए। दूसरी तरफ एरियल बाकी ऑफिसर्स और सोफिया के साथ कैटाकॉम के अंदर मेन स्पॉट्स को ब्लास्ट करने का प्लान बना रहा था, जहाँ पर सभी एक साथ डाइव करते हैं और अपनी अपनी पोजीशन पर चले जाते हैं। एरियल और सोफिया एक साथ थे और वो भी अपनी पोजीशन पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हमें मूवी का सबसे डरावना सीन दिखता है, जहाँ पर रिवर की गहराई में अंधेरा था और एरियल एक टॉर्च जलाता है, जिसकी अगले ही पल उसे अपने चारों तरफ हजारों में बेबी शार्क्स घूमती हुई दिखाई देती है।
जो कि थे तो बेबी शार्क से, लेकिन वो इतने ताकतवर जरूर थे कि वो किसी भी इंसान के टुकड़े टुकड़े कर दे। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया अभी तक कि जो लिलिथ थी वो बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा बड़ी हो गई थी। तो यहाँ पर जो बच्चे थे ये भी अपने नॉर्मल उससे काफी ज्यादा बड़े थे। खैर अब सभी बॉम्ब्स को अपनी अपनी पोजीशन पर लगा दिया जाता है और इससे पहले कि बॉम्ब ब्लास्ट होता है एरियल पर एक शार्क का हमला होता है। हालांकि एरियल किसी तरह बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है जिससे कि एरियल भी इंजर्ड हो गया था, जिसके बाद उसे ऊपर खींच लिया जाता है और जब सोफिया वापस नीचे जाकर देखती है तो उसके सामने से लिलिथ गुजरती है, जो कि श्योरली अपने बच्चों की मौत से बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी। अब लिलिथ सोफिया को तो नहीं देख पाती, लेकिन वो सीधे सैंड रिवर के नेट को तोड़ते हुए उस जगह पर आ जाती है जहाँ पर रेस शुरू हो चुकी थी और सभी लोग रिवर के अंदर स्विम कर रहे थे। अब अगले ही पल होता यह है कि लिलिथ एक झटके में एक आदमी के 2 टुकड़े कर देती है और हर तरफ तबाही मच जाती है। तभी वहाँ पर ढेरों शार्क्स आ जाते हैं जो कि ऑब्वियसली लिलिथ के कहने पर आए थे, जो कि प्रोबेबली कैटाकॉम्ब से बाहर कहीं और रह रहे थे और इसलिए वो बॉम्ब से मरे ही नहीं और उनकी संख्या बहुत ही ज्यादा थी। वो सभी शार्क्स मिलकर अब रिवर के पानी को खून से लाल कर देते हैं और सभी के बॉडी पार्ट्स रिवर में तैरते हुए दिखते हैं। तभी वहाँ पर एक और बड़ी मिस्टेक होती है कि स्पेशल ऑफिसर शार्क को स्नाइपर से शूट करते हैं, जिसके अंदर कुछ गोलियां सीधे जाकर मिसाइल्स पर लग जाती है, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय से वहाँ पर थे, जो कि अभी भी सैंड रिवर के अंदर ढेरों की संख्या में मौजूद थी। लेकिन ये जो मिसाइल्स थी वो डिफ्यूज नहीं होती है, यानी कि वो बुरी तरह एक्टिव थी, जिससे कि एक मिसाइल फटती है और अगले ही पल उसके ब्लास्ट होने से ढेरों मिसाइल्स फट जाती हैं, जिससे कि उसी वक्त सैंड रिवर में एक सुनामी सी आ जाती है जो कि मेयर के साथ लगभग पूरे पेरिस को डुबा देती है। तभी हम एरियल और सोफिया को रिवर के बीच किसी ऑब्जेक्ट पर बैठा हुआ देखते हैं और वो अपने चारों तरफ बहुत सारे मतलब कि ढेर सारे शार्क्स को देखते हैं, जिसके बाद बताया जाता है कि ये शार्क्स पेरिस के जरिए वहाँ के बने हुए शहरों के अंदर जा रहे हैं। जिसके बाद उनको बताया जाता है कि ये सुनामी आने की वजह से ये शार्क्स हैं वो पेरिस के जरिए वहाँ के बड़े शहरों में जा रही हैं, जिसके जरिए वो कंट्री के अंदर फैल चुकी हैं और जहाँ से अब वो कॉन्टिनेंट और आफ्टर ऑल पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। यानी कि अभी ये शार्क मॉन्स्टर्स पूरी दुनिया में तहलका मचाने वाली थी। और इसी के साथ आज की हमारी एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।